जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अरिस्टोटल। कल तक हमने जो उसका बायोग्राफी पढ़ी, ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करता था, एथेंस से बिलोंग करता था, ग्रीक जो है ना ये क्रिटिक है, प्लाटो का ये प्यूपल है या शागिर्द जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्लाटो जो था द फर्स्ट क्रिटिक हु मेड हिज जजमेंट अबाउट द पोइट्री एंड ही सेड कि पोइट्री इज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। यही इनकी थ्योरी ऑफ इमिटेशन है कि पोइट जो है जब किसी चीज़ को कॉपी करता है तो वो चूंकि फिनोमिनल जो वर्ड है या जो फिजिकल वर्ड है, दैट इज ऑलमोस्ट अ कॉपी। तो जब वो किसी चीज़ को इमिटेट करता है तो वो क्या होता है, वो डबल, ही इज गोइंग ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। जबकि अरिस्टोटल ने, वो यानी कि जो प्लाटो है, उसने आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ आया। तो उसने ये कहा कि जो असल रियलिटी है वो तो आइडिया में थी, कि अल्लाह ताला ने जैसे ये जो यूनिवर्स को प्लान किया और उसका जो ग्रैंड प्लान था, ग्रैंड जो है ना वो नैरेटिव था, वो असल रियलिटी है। तो इसलिए जितना कुछ ये जो फिजिकल वर्ड जो हमें नजर आती है, फिनोमिनल वर्ड जो इसको हम फील कर सकते हैं, ये सारी की सारी कॉपी है। तो इसलिए कोई भी पोइट जब भी कोई चीज़ करता है तो मतलब ये बेकार चीज़ है, ठीक है जी। इट्स अ स्टूपिड एक्टिविटी बिकॉज इट इज इरेशनल। इट इज उसके बाद वो कहता है कि पोइट्री के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जिन्हें प्रोवोकेशन होती है, ठीक है जी, जो जिनको ऐसे फीलिंग्स इमोशंस जो है ना उनको एक्सप्रेस करवाया जाता है, जिनको जिनको जनरली हमें एक्सप्रेस करवाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब हुआ इंटेलेक्चुअली भी पोइट्री रॉन्ग है, इमोशनली भी रॉन्ग है, ठीक है, एथिकली भी वो ये कहता है। सिर्फ एक मिनट। जी हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यानी कि वो इनविटेशन आप हैं तो है एडमिशन। चलिए मैं दोबारा शुरू। लिटरेरी क्रिटिसिज्म। चलिए मैं आपको जी बेटा, आप लोग सुन रहे होंगे मेरी बात। आप ना मिस किरण को ऐड कर लें, ठीक है जी, मेंबर्स में, क्योंकि उनको इनविटेशन नहीं जाती। कल भी हमें डिस्टरबेंस हुई, तो इसलिए काइंडली जो है ना ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। जो भी आप इस जी आर है ना वो ये काम कर लें प्लीज़, ठीक है जी। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे जी इम्पोर्टेंट टर्म्स की, और मैं जो कल जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहा था। उसमें थ्योरी ऑफ इमिटेशन की बात कर रहा था। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है, जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है ना, काइंडली ये बता दीजिएगा। जी। तो उसमें थ्योरी ऑफ जो इमिटेशन है, उसमें जो प्लाटो ने जजमेंट की थी, उसने ये कहा था कि जो पोइट्री है वो ये सब कुछ। हेलो बेटा मेरे। सर आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है जी। तो अब आवाज़ आ रही है? जी अब ठीक है। हाँ जी, चलिए मैं अब जो है ना रिकॉर्डिंग जो है ना इसको स्टार्ट करता हूँ। जी बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और ये थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था। अच्छा जी, मैं जैसे बता रहा था कि प्लाटो ने, जो अरिस्टोटल है, इसने अपने प्लाटो जो उस्ताद था या मेंटोर था, उसको इसने रिप्लाई किया है, और ये सारी पोइटिक्स उसी की रिप्लाई में लिखी गई है। ठीक हो गया जी। उसमें अब हम उसके टर्म्स को पढ़ रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ रहे हैं। और थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है ना, ये हमारा एक लहरा से क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन में ये एक मिमिसिस, जिसे आर्ट ऑफ इमिटेशन कहते हैं, उसमें ये कहता है कि पोइट जो होता है वो एक absurd चीज़ें, मतलब जो है ना वो कर रहा होता है। वाई? बिकॉज जो एक फिनोमिनल वर्ड है वो तो आइडिया की कॉपी है। कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया को बनाया था तो उसने पहले एक प्लान, ग्रैंड प्लान बनाया था कि यहाँ पर पहाड़ होंगे, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। तो वो कहता है ये जितना कुछ है ये तो ऑलरेडी कॉपी है। तो जब पोइट इसमें से किसी चीज़ को देखता है, तो जब वो उसको प्रोजेक्ट करता है, तो ही इज़ गोइंग ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो वो तो रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। तो इसलिए इसने ये कहा था प्लाटो ने कि जो है ना फिलोसफी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी, फॉर द आइडियल रिपब्लिक। उसने एक रिपब्लिक नामी बुक लिखी थी, फर्स्ट क्रिटिक था। लेकिन जो फर्स्ट सिस्टमैटिक जो अप्रोच थी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, वो अरिस्टोटल की है। और ये समझ लें कि सारा इसमें नेचर्स, फंक्शंस,
ठीक है जी, ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री, ठीक है जी, कि मीडियम ऑफ पोइट्री, इसमें सारी चीज़ों को बयान किया गया। और मैंने बताया था कि इसने एपिक पोइट्री को भी डिफाइन किया है इसके अंदर, ठीक है जी, और इसने उसके बाद जो है ना ड्रामेटिक पोइट्री को भी किया, तो इसलिए इसने ड्रामेटिक पोइट्री को जो है ना ये ज़्यादा बेस्ट करार दिया है। और सोफोकल्स की जो एडिपस रेक्स है उसको एक अपना मॉडल बनाया है, जितनी भी जजमेंट कर रहा है वो सारी की सारी चीज़ें उनको सामने रख रहा है, ठीक है जी। तो अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। हमार्शिया, हमार्शिया जो है व्हाट इज दिस, ठीक है। अब आज हमने उसकी जो कल जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था, अब थोड़ा सा इसके स्पेसिफिक टर्म्स को हमें आज डिफाइन करना है। व्हाट इज हमार्शिया? द वर्ड ट्रांसलेट ऑलमोस्ट डायरेक्टली एज एरर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई गलती, दो इट इज ऑफ्टन रेंडर्ड मोर एलेबोरेटली एज ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि ये एक किसी करेक्टर के अंदर एक ऐसा फ्लॉ होता है जो कोई वीकनेस होती है। डेफिनेटली हम लोग सब लोग परफेक्ट तो नहीं हो सकते, ठीक है जी, जो इतने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं दे होल्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग वीक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये कोई एरर है, जैसे मैंने कल एडिपस रेक्स को चूंकि मॉडल इसने भी बनाया, तो मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो हमार्शिया उसका ट्रेजिक फ्लॉ एडिपस का क्या था? गुरूर, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ गुड वर्चू, बट व्हेन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस तो इट बिकम्स ईवल। तो सर्टनली अब उसको यही बताया जा रहा था, वो समझ रहा था कि आई हैव सॉल्व द रिडल ऑफ स्फिंक्स, तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए उसको ये नहीं पता था कि यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, ठीक है जी, कि जो ओवर इंटेलिजेंट हो जाना, ठीक है जी। तो ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो अफेक्टेड बाय सम एरर। सर्टनली मैंने एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ उस हीरो की, कि जो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन था और वो मतलब सारी चीज़ें होल्ड कर रहा था। दिस एरर कुड बी अ सिंपल मैटर ऑफ नॉट नोइंग समथिंग और फॉरगेटिंग समथिंग। तो ये जो है ना ये एक ऐसा मतलब है जिसको आप मतलब जो है ना इग्नोरेंस की मिस्टेक हो, कि जिसमें आप जानना नहीं चाह रहे या इग्नोर कर दिया आपने या आपको पता नहीं था। तो इन दिस वे एक जो है ना ये एक हमार्शिया से कहते हैं। हमार्शिया का मतलब क्या? इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे जो है ना टेक्निकल टर्म्स में, कि पोइटिक्स के अंदर जो है ना हमार्शिया की क्या वैल्यू है या उसका मीनिंग्स क्या है। तो इस तरह ये दूसरा अब आ गया, ये प्लॉट के अंदर यूज होता है एनाग्नोराइसिस, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? रिकग्निशन। अगर हम इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में तो सर्टनली वी कैन मेक सम आइडिया। तो डिस्कवरी इसका मतलब ये है, दैट मोमेंट व्हेन द हीरो और सम अदर करेक्टर पासिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, ठीक है जी, जब उसको ये पता चलता है कि वो क्या था और क्या बन चुका है। दिस कुड बी अ रिकग्निशन ऑफ अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर, और इट कुड बी अ सडन रिकग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट वन सेल्फ, ठीक है जी। तो ये मतलब जैसे अब एडिपस रेक्स में हमने उसको मॉडल बनाया हुआ है, तो उसमें वो उसको बाद में पता चलता है अच्छा अच्छा तो मेरी फैमिली असल में तो यही थी, ठीक है, जिसको मैं ट्रैक डाउन कर रहा हूँ। तो मतलब उसको ये कहा गया था ना कि यहाँ पर एक किलर है, किंग लोइस का जो इधर एक्स किंग था, जिसकी जगह पे इसने जिसका सक्सेसर ये है, ठीक है जी। तो उसको ये बाद में पता चला कि ही वाज जो है ना द जो है ना रियल किलर, ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम मीथोस, एक जो है ना ये टर्म भी आएगी, यूजली ट्रांसलेटेड एज प्लॉट, बट अनलाइक प्लॉट मीथोस कैन बी अप्लाई टू ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है जी। तो ये एक प्लॉट है जो कहानी मतलब इसके अंदर बनाई जाती है, एक राइटर बाहर है, एक स्टोरी, जैसे हमने फॉर्मलिज्म में भी ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है जी, कि एक फैक्ट्स एंड फिगर वाली कहानी होती है और एक होती है मतलब जो है ना प्लॉट। तो प्लॉट वो चीज़ होती है जिसको प्लान किया जाता है, ठीक है जी। तो राइटर उसकी बिगिनिंग प्रॉपर मिडल प्रॉपर एंडिंग बनाता है। तो प्रॉपर बिगिनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर से कहानी पीछे कुछ कहानी के इवेंट्स ना हो, और मिडल ऐसा होना चाहिए आगे चल के ये हम आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे प्लॉट को, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना नॉट सो मच अ मैटर ऑफ व्हाट हैपेंस इन व्हाट ऑर्डर, mythos deals with how the elements of a tragedy or a painting sculpture come together to form a coherent and a unified whole, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ना इसका मतलब ये है कि मतलब जो है ना किस तरह वो यूनिफाइड होल्ड जो है ना वो कर रहा है, ठीक है जी। एक प्लॉट जो है उसके अंदर बिगिनिंग मिडल एंडिंग और जो है ना ये सारी चीज़ें कैसे, तो ओवरऑल मैसेज आर इम्प्रेशन ऑफ दैट वे that we came away with is what is conveyed to us by the mythos of a piece। तो ये ओवरऑल मैसेज, इससे थीम भी हमें जाता है कि हमें पता चलता है कि राइटर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कन्वे करना चाहता है, उसका क्या मतलब जो है ना किस तरह उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कुछ प्लॉट्स की भी आगे दो किस्में आ जाती है मिथोस की भी, एक सिंपल प्लॉट है एक कम्प्लेक्स प्लॉट है। सिंपल प्लॉट वो होता है जिसके अंदर कहानी जो है वो आगे चलती जाती है मूव, और एंड पे आके डिस्कवरी हो जाती है। जबकि कम्प्लेक्स प्लॉट जो है ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी,
तो कम्प्लेक्स प्लॉट के अंदर दो चीज़ें हैं, पेरिपेशिया जिसे हम रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कल थोड़ा सा बयान किया गया था, लेकिन आज उसको मैं डिटेल से बयान कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये दूसरा जो अभी हमने एनेग्नोराइजिस पढ़ा है, ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है, रिकग्निशन। अगर ये दो चीज़ें होंगी ना तो फिर क्या होता है, सस्पेंस होता है कहानी के अंदर ना, पता चलता है कि कहानी जो लाइफ, क्योंकि लाइफ भी इटसेल्फ इज आयरनी, कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ कल को होने वाला क्या है। सिमिलर इज द केस विद द सच, मतलब जो है ना, स्टोरीज। तो वो एक आइडियल प्लॉट कहा गया है, कम्प्लेक्स प्लॉट। आगे चल के हाँ, एक टर्म इसकी आ गई है कैथारसिस। कल इसको थोड़ा बयान किया था, आज इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वर्ड वॉज नॉर्मली यूज इन एंशियंट ग्रीस बाई डॉक्टर्स टू मीन परगेशन और बाई प्रीस्ट टू मीन प्योरिफिकेशन। अब ये देखिए, इसके अंदर दो मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है जी। इसका असाइनमेंट भी मैंने दी हुई है, आप इसको जरा ध्यान से समझ लें, सुन लें। कैथारसिस क्या होता है, यानी कि कल हमने इसको बयान किया था कि जो है ना, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, राइट। तो इससे क्या होता है, जब फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर जो है इवोक होते हैं आपके कॉन्स्टेंटली, तो क्या होता है, एक जो है ना, वो हमारे जो जज्बात होते हैं ना, वो पर्ज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो डॉक्टर्स के लिहाज से ये होता है, देखिए जैसे मैंने कहा कल कि डॉक्टर्स जो है ना, वो पिटी और फियर वाले सीन्स जो है ना, वो रोजाना देखते हैं, तो इट बिकम्स अ रूटीन मैटर फॉर देम, ठीक है। जब हम किसी को मतलब देखें, किसी इंजर्ड पेशेंट को, तो वी बिकम रियली डिप्रेस। व्हाई? बिकॉज वी हैवंट बीन सो मच एक्सपोजर टू दैट केस। और बाई प्रीस्ट टू मीन प्योरिफिकेशन, या प्रीस्ट के मुताबिक या पादरियों के मुताबिक कि इंसान जब अपने जज्बात से थोड़ा प्योरीफाई हो जाता है, तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी है, मतलब ट्रेजिडी के अंदर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि ऑडियंस के ऊपर उसका कुछ असर आए, ठीक है जी। उनकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो जाए, वो अपने वो जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं उनसे पर्ज हो जाए, ठीक है, मतलब साइंटिफिकली ऐसे। और दूसरा जो है ना, वो रिलीजियसली जो है ना, प्योरीफाई हो जाते हैं। इन ट्रेजेडी अरिस्टोटल यूज इट टू टॉक अबाउट अ परकेशन और अ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। तो वो कहता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर कोई ट्रेजेडी का पर्पज ही फुलफिल नहीं हो सकता। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी? तो ट्रेजेडी अपना पर्पज ही फुलफिल नहीं कर सकती अगर उसके अंदर कैथारसिस नहीं होगा। तो कैथारसिस तभी होगा, जब कल मैंने इसका बताया भी था कि कैथारसिस का तल्लक राइटर जो हमार्शिया है ना, उसके साथ होता है। कि मतलब अगर उसने इंटेंशनली कोई रॉन्ग डूइंग की है, कोई बैड इवल एक्ट परफॉर्म किया है, तो सर्टनली वो जो है ना, दैट इज नॉट वर्दी ऑफ आवर जो ना कैथारसिस। तो उससे हमारे कैथारसिस में फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर नहीं आएगा, ठीक है। हमें, क्योंकि एक बंदा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि किलर है कोई, मतलब जो है सीरियल किलर है, जिसने कोई 4-5 लोग मार दिए और अब वो रो रहा है, तो दैट विल नॉट इवोक आवर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। जबकि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर कब आएगा? जब आर्टिस्टिकली तमाम चीज़ें क्रिएट होंगी, हाँ, वेल प्लेस्ड होंगी, प्लॉट, करेक्टर, थीम, मेलोडी, डिक्शन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको ज़रूर आपने याद करना है जी। तो ये 6 चीज़ों के ऊपर ये सारी पोइटिक्स बनी है। प्रिज्यूमेबली दिस मीन्स दैट कैथारसिस इज अ रिलीज ऑफ बिल्ट अप इमोशन एनर्जी मच लाइक अ गुड क्राई, ठीक है। वो कहता है कि ये होता है कि कैथारसिस में ये होता है कि जब ऑडियंस के ऊपर एक ऐसा, मतलब जो है ना, वो वल्वला अंगेज जो है ना, उनके ऊपर इमोशंस आते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी रो लेते हैं और उनसे उनका वो एक उनके ऊपर पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, कुछ लर्न करके जाते हैं। पेरिपेशिया, ये बिल्कुल वही वाला कम्प्लेक्स प्लॉट के अंदर ये एक टर्म यूज होती है, अ रिवर्सल, ईदर फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड। कि मतलब ये रिवर्सल सिचुएशन आपने कॉमेडी पर देखते होंगे, तो उसमें ये होता है कि अमूमन जो है ना, कोई लॉस बंदा है, उसकी वो प्रॉपर्टी किसी ने छीनी हुई है, तो एंड पे जाके उसकी फॉर्चून जो है ना, वो चेंज हो जाती है, तो बैड टू गुड हो जाता है। जब अगर हम ट्रेजेडी देखते हैं, तो वो एक प्रॉस्परस कंडीशन के अंदर एक करेक्टर होता है प्रोटागोनिस्ट, और उसके साथ कोई हमार्शिया की वजह से, उसके किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, उससे कोई ऐसी मिस्टेक सरजद होती है जिसकी वजह से जो है ना, वो लोग जो है ना, उसका मतलब जो है ना, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है। तो गुड टू बैड वो अपने किसी गलती की वजह से जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आती है। तो पेरिपेशिया ऑफ्टन अकर्स एट द क्लाइमेक्स ऑफ अ स्टोरी। यकीनन ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन जो ऑलमोस्ट जब कहानी खत्म हो रही होती है ना, तब होती है। तो ये प्लॉट के अंदर ये दो चीज़ें यूज होती हैं, पेरिपेशिया और एनेग्नोराइसिस। तो हमार्शिया करेक्टर के अंदर यूज होता है, तो चूंकि मैंने कहा था कि आप उन 6 चीज़ों को रेन में रखेंगे, प्लॉट और करेक्टर को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। बाकी थीम्स और थॉट जिसे कहते हैं, मेलोडी, डिक्शन, वो स्पेक्टेकल, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम है, तो लेकिन उनका भी कंसेप्ट हमें आना चाहिए, तो हम जो है ना, हमें पॉलिटिक्स का सारा आइडिया हो जाएगा। ऑफ्टन प्रॉम्प्टेड बाय एनाग्नोराइजेस, तो ये देखिए ना, रिकग्निशन ऑफ सिचुएशन। तो बैड या गुड सिचुएशन या रिवर्सल जैसे होती है, तो तब कब होती है? जब करेक्टर जो है ना, रिकग्नाइज करता है। जैसे मैं मिसाल दे दूं, एडिपस साहब ने पढ़ी होगी पिछले अपने सेमेस्टर्स में, तो उसमें क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि अच्छा मैं किलर हूँ, ठीक है जी, तो फिर उसकी सिचुएशन भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है जी। तो वो अपनी आंखों के अंदर वो ब्रूचेस मार के, आईज जो है ना उसकी, वो ब्लड जो है ना, वो ब्लड शेड हो रही होती है, और वो सारा जो है ना सिलसिला।
तो द क्लाइमेक्स ऑफ अ स्टोरी द टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन वेयर थिंग्स बिगिन टू मूव टुवर्ड अ कंक्लूजन। तो पेरिपेशिया का ये सिंपल जो है ना डेफिनेशन है नीचे, इसको जरूर अपने जहन में रखना है। ठीक हो गया जी। ल्यूजिस लिटरली अनटाइंग, इसका मतलब लिटरली मीनिंग होता है किसी चीज को खोलना। ठीक है। द ल्यूजिस इज ऑल द एक्शन इन अ ट्रेजेडी फ्रॉम द क्लाइमेक्स ऑनवर्ड। तो ये अनटाइंग होती है, ठीक है जी, रेजोल्यूशन की तरफ जा रही होती है कहाँ जो चीजें। ऑल द प्लॉट थ्रेड्स दैट हैव बीन वोवन टुगेदर इन द डिजीज आर स्लोली अनरेवल्ड अंटिल द कंक्लूजन। हम स्टोरी में देखते हैं ना, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये चीज थी, ये चीज थी। हम मूवीज भी देखते हैं, तो मूवीज चूंकि मूवीज के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फाइन आर्ट। सो इन दिस वे हम जब ये चीज़ें देख रहे होते हैं हमें पता चलता है। ठीक है भाई। तो उसके बाद ये ल्यूसिस है और अनटाइम, ठीक है जी, और डिजीज है। लिटरली टाइम द डिजीज इज ऑल द एक्शन इन ट्रेजेडी लीडिंग अप टू द क्लाइमेक्स। ये देखें ना कि मतलब जब तक वो एक चीज़ों को बांध के रखना, मतलब ठीक है, जब आप यकदम से सस्पेंस आहिस्ता आहिस्ता अनटाई करें, जब चीज़ें रिजॉल्व क्लाइमेक्स से आगे निकलती हों और रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा हो प्लॉट, तो तब जो है ना इन चीज़ों को, मतलब ये भी एक फन है कि आप सब चीज़ें छुपा के भी रखें और बाद में उनको अनरेवल करें या उनको और लोगों के सामने। द डिसीज इज ऑल द एक्शन इन ट्रेजेडी लीडिंग अप टू द क्लाइमेक्स, थ्रेड्स क्राफ्टली वोवन टुगेदर टू फॉर्म मोर एंड मोर कम्प्लेक्स मैस। ये देखें ना, कम्प्लेक्स प्लॉट की ये बड़ी निशानी है। इसे आप इजीली समझ सकते हैं कि कम्प्लेक्स प्लॉट वो होता है जिसके अंदर आयरनी होती है। आयरनी क्या चीज़ होती है मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो आयरनी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो ये जितना एडिपस का स्टोरी है उसके अंदर हर किस्म की आयरनी यूज हुई है। देयर आर टाइप्स ऑफ आयरनी, वर्बल आयरनी, आयरनी ऑफ कैरेक्टर, आयरनी ऑफ सिचुएशन। सो इन दिस वे हमने देखा कि उसके अंदर तमाम चीज़ों को शुरू से लेके क्लाइमेक्स तक टाई किया गया, डिजीज किया गया और बाद में उसको लूजिज किया गया और उसको लूज करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर की गई कि अच्छा ये तो उसी घर का बच्चा था, ठीक है, जिस जहाँ पर आके उसने अपनी मदर से ही शादी कर ली है। इसको यहाँ से ये बंधन किया गया था और ये दूसरे मुल्क में गया था, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये तो वो उसी मुल्क में ही आ रहा है जहाँ पर इसके पेरेंट्स ने इसको अपनी तरफ से अबंडन किया हुआ था और अपने फादर को कत्ल कर बैठता रास्ते में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये टाई की होती हैं और बाद में एंड पे अनरेवल की जा रही है। उनको जब अनटाई किया जा रहा होता है तो ये भी एक डिजीज और ल्यूजिज, ये भी इसी तरह। आप टर्म्स इनको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो अरिस्टोटल पोइटिक्स क्या है जी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स ऑफ पोइट्री एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें ना कि व्हाट इज पोइटिक्स, तो पोइटिक्स का मतलब आप कहेंगे बड़े आसानी से किसी भी आप फ्रेंड को बता सकते हैं, ठीक है जी, और याद करने में भी आपको आसानी हो सकती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स हैं जिसका अभी मैंने नाम लिया था, ठीक है जी, प्लॉट, करेक्टर, थीम या थॉट, ठीक है जी, और स्पेक्टेकल, मेलोडी और डिक्शन, ठीक है जी। तो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं और इनको डिफाइन किया गया और पोइट्री की फिर वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया, उनके ऑब्जेक्ट्स को बताया गया, उनके मीडियम्स को बताया गया कि मीडियम कैसा होना चाहिए, स्पेक्टेकुलर होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह मतलब हर आगे इन्हीं कोई मतलब जो है ना वो कंक्लूजन ड्रॉ की गई और उनके ऑब्जर्वेशन को देखा गया। ही लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री, मतलब जो है ना वो डिफरेंट लाइट जो है ना लिस्ट करता है पोइट्री को, टाइप्स ऑफ पोइट्री। एपिक पोइट्री है, ट्रेजिक पोइट्री है, कॉमिक, डिथीरेम्बिक पोइट्री है एंड मोस्ट फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग। तो ये इनकी ये टाइप्स बताता है और इनकी एफिकेसी बताता है। हर एक का अपना अपना एक कैथारसिस है या फंक्शन है या इनका जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो बयान करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ पोइट्री एज मिमिटिक आर इमिटेटिव। मिमिटिक, मिमिसिस, ये एक वर्ड है जिसका थ्योरी ऑफ इमिटेशन के साथ तल्ला के मैंने बता चुका हूँ उसको डिटेल के साथ कि प्लाटो ने उसको रिबट किया था। उसने ये कहा था कि ये आर्ट जो है ना इमिटेटिव है और ये इमिटेटिव ऐसी आर्ट है जो absurd है, ठीक है जी, बट दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन। लेकिन इनके दरमियान जो है ना बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसको इस जो ना वैल्यू किया गया। मिमिसिस द एक्ट ऑफ, ये देखें अगेन एक टर्म है, तो ये आर्ट ऑफ इमिटेशन इसको कहते हैं। आप सिंपली अगर इसको आप जो ना परसीव करें तो द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड, ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन कि कोई चीज़ आप किसी के जहन में मतलब बनाएं। ये देखें ना जितने भी आर्टिस्टिक वर्क है ये सारी मिमिसिस पे बेस कर रही है, ठीक है जी। तो पोइट्री लिखी जाती है तो उसको ज़रा ये होता है कि राइमर रिदम में लिख दिया जाता है। ड्रामा है तो वो परफॉर्मिंग आर्ट में चला जाता है, ठीक है जी। नॉवल है तो वो ज़रा नैरेटिव आर्ट में आ जाता है। अदर देन सारा almost the same. An idea or ideas that person will associate with the past experience. ये वो आइडियाज़ हैं जो कोई भी जो पर्सन है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट कर सकता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें तो मैंने भी देखी हैं, ठीक है। जब हम देखें ना पढ़ते हैं तो यकीनन हम जो हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो रफली ट्रांसलेट एज इमिटेशन।
ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द ट्रेजेडी फ्रॉम अदर पोएटिक फॉर्म्स, इसकी किस तरह इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वो ये है जी, मीडियम्स, ऑब्जेक्ट वाइज और मैनर वाइज। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट, मतलब जो ना मीडियम ऑफ पोइट्री जो है वो जो एपिक पोइट्री होती है उसकी कुछ और होती है, मतलब उनको नैरेटिव आर्ट होती है, और उसके ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसमें लेंथी टेल सुनानी होती है, और उसका मैनर जो होता है वो बस कहानी वर्बल होती है। तो इस तरीके के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें मतलब जो है ना हमारे आ रही हैं। तो मीडियम, ऑब्जेक्ट्स और मैनर ऑफ पोइट्री जो है ना ये डिफरेंट होती है। तो इस तरह उसने ये बताया कि पोइट्री की जो चीज़ें हैं, वर्जन है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी जी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन इज द मीन्स और मीडियम दे एम्प्लॉय, जस्ट एज अ पेंटर एम्प्लॉयज पेंट एंड अ स्कल्पचर एम्प्लॉयज स्टोन। ठीक है जी, इस तरह एक संग तराश जो होता है, इस तरह एक पेंटर होता है वो पेंट को यूज़ करता है, और जो स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर जिसे कहते हैं जो संग तराश होता है, ठीक है जी, जो पत्थर में काम करता है, वो स्टोन के ऊपर काम करता है। द पोएट एम्प्लॉयज लैंग्वेज, रिदम एंड हारमोनी इधर सिंगली और इन अ कम्बिनेशन। तो जैसे कल भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि जो प्लाटो था वो पोइट्री को पेंटिंग के साथ कंपेयर करता है, जबकि ये जो अरिस्टोटल है ये उसको जो है ना आगे जो है ना म्यूजिक के साथ करता है, क्योंकि म्यूजिक के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारी रिदम होता है, बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज के अंदर लेकुनास भी होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो है ना वो रियलिटी को पोज नहीं कर रही होती है, तो थीरीज में भी हम पढ़ते हैं, तो और हारमोनी भी बिल्ड करती है पोइट्री। तो इसका मतलब हुआ नसर हम पढ़ते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, जबकि जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, इधर सिंगली आर इन कॉम्बिनेशन, या किसी कॉम्बिनेशन में ये जो ना वो चीज़ ऐड हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। द सेकंड डिस्टिंक्शन इज द ऑब्जेक्ट्स, पहला मीडियम और दूसरा ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से। मतलब ये देखें अगर कॉमिक आर्ट है, ठीक है जी, पोइट्री को कॉमिकली डिस्क्राइब करना है तो यकीनन फिर वो ऑब्जेक्ट्स उसके डिफरेंट होंगे, कि मसलन उसमें बिलो एवरेज जो है ना शख्स को पोर्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है जी, तो जबकि अगर ट्रेजेडी को पोर्ट्रेट करना है तो उसमें ये है कि मोर देन एवरेज पर्सन को, बड़ा एक ग्रैंड पर्सन होगा, उसकी एक बड़ी उम्दा पर्सनैलिटी होगी, और वो अपने किसी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से या किसी गुरूर की वजह से या किसी मतलब कुछ भी उसका कॉन्फिडेंस कुछ भी शेटर करता है, तो जब उससे वो एक गलती होती है वहाँ पर जाके उसका और डिक्लाइन होगा, फिर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आएगा, और उससे फिर ऑडियंस लर्न करेंगे। ये ऑब्जेक्ट होता है राइटर का। तो अगर कॉमेडी होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट चेंज होगा, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ये होगा कि लोगों को जो है ना एक absurd किस्म के शख्स को दिखाना है, बिलो एवरेज शख्स को, कि वो कैसे फनी चीज़ों को कर करके स्टाइल कर करके ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है और कुछ चीज़ें लर्न भी करवा रहा है हमें। तो ऑल पोइट्री रिप्रेजेंट्स एक्शंस विद एजेंट्स हु आर ईदर बेटर देन अस, वर्स देन अस, और क्वाइट लाइक अस। तो ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब अगर जो बेटर देन अस जो होते हैं उनकी ट्रेजिडी दिखा दी जाती है, उनका डिक्लाइन दिखा दिया जाता है, ताकि हमारे लिए लर्निंग कर्व हो, क्योंकि लाइफ में जो है ना जी, तो लाइफ में हमें जो है वो मौका नहीं मिलता, तो हम रीडिंग से बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जो है ना या जो वर्स देन अस होते हैं वो वाले जो लोग हैं वो हमसे कम तर होते हैं, वो कॉमेडीज़ में उनको पोर्ट्रेट किया जाता है, और उनकी स्टुपिडिटीज़, उनकी मतलब जो है ना ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस को दिखा के हम तक जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी आर्टिस्टिक वर्क इज़ टू लर्न। अब देखते हैं ना, हम ड्रामास देखते हैं जो मतलब जो है ना वर्क ऑफ आर्ट है, तो उसमें भी कुछ मैसेज दिया जाता है, थीम होता है, जिसे कहते हैं ना आइडिया होता है, कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो हम तक जो है ना वो चीज़ों को एक तरीके के साथ जो है ना कन्वे किया जाता है, ताकि हम लोग उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होता है, तो इसका क्योंकि पोइट्री उन्होंने कहा था ना कि पोइट्री बस कुछ भी नहीं करती, पोइट्री सिर्फ ये करती है कि जी मतलब इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे पेंट अप इमोशंस, जिनको हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, यंग जो लोग होते हैं उनके अंदर लव अफेयर वाले जो इमोशंस हैं या सेक्सुअल चीज़ों को प्रोवोक किया जाता है, तो वो करती है। ये बताता है कि नो, पोइट्री हैज़ डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पोइट्री की वर्सटैलिटी है, पोइट्री की एक बहुत सारी रेंज है। ये नहीं है कि पोइट्री सिर्फ एक ही चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, बल्कि पोइट्री तो पूरी लाइफ की रियलिटीज़ को डिपिक्ट कर रही है, फ्रॉम हायर टू बॉटम लेवल तक। तो इस तरह मतलब हुआ सेकंड जो डिस्टिंक्शन है पोइट्री की, कि वो आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है अपने ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से। वो क्या होती है जी, उसके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं जी।
उसमें ट्रेजिक एंड एपिक पोइट्री कैरेक्टर्स आर बेटर देन अस। ये देखिए जो मैंने बातें एक्सप्लेन की हैं अगली ही स्लाइड के ऊपर, वो चीज़ें इस चीज़ को इंडोर्स कर रही हैं कि डेफिनेटली ट्रेजिडी और एपिक पोइट्री के अंदर, क्योंकि एपिक पोइट्री भी चूंकि एक लॉन्ग नैरेटिव टेल होती हैं, होमर की हमने स्टोरीज पढ़ी होंगी, विर्जल की पढ़ी होंगी, तो उसमें भी हमने देखा होगा कि बहुत लेंथी स्टोरी होती हैं, और इसको कंपेयर भी किया हुआ है एरिस्टोटल ने। मतलब जो एपिक होता है उसके अंदर मतलब एपिसोडिक प्लॉट होता है, चूंकि बहुत लेंथी स्टोरी होती है, तो इसलिए उसको कवर अप करना, तो कहानी वो स्टार्ट ही मिडल से होती है। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। ठीक है जी, कल मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको, पैराडाइज लॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपिक पोइट्री। ठीक है जी, in the recent past Milton has produced a brilliant character of Saturn and has shown how the limitations and how जो है ना किस तरह मतलब जो है ना हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कॉमेडी एंड पैरोडी कैरेक्टर्स आर वर्स देन अस। कॉमेडी और पैरोडी के अंदर मतलब जो है ना ये क्या दिखाई जाता है, कैरेक्टर जो होता है स्टाइल किया जाता है ना, तो हमारे से वो इंटीरियर होते हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें शामिल मौजूद होती है जो अनॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोइट्री तो हर ऊपर नीचे तमाम चीज़ों को कवर कर रही है, तो इसलिए पोइट्री को ये एलिगेशन लगा देना कि पोइट्री इज बेसलेस एक्टिविटी, पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज, पोइट्री इज नर्स ऑफ अब्यूज, तो ये उसके एलिगेशन थे ना जो प्लाटो के, जिसको इसने रिबर्ट किया है और पोइटिक्स को एक पूरा एविडेंटली प्रूव किया है कि पोइट्री इज द बेस्ट चॉइस। देन जो है द थर्ड डिस्टिंक्शन इज विद द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कहता है कि तरीका भी डिफरेंट होता है। मतलब एपिक होगा तो उसमें क्या होगा, नैरेटिव टेल होगी, और जो ड्रामेटिक पोइट्री होगी तो उसमें जो है ना सॉरी उसमें क्या होगा, ड्रामेटिक पोइट्री में परफॉर्मिंग आर्ट होगा, और जो तीसरी किस्म है लिरिकल पोइट्री, और उसमें वो गा के रिदम का बड़ा मतलब जो है कॉम्बिनेशन बनाया होगा। द पोइट ईदर स्पीक्स डायरेक्टली इन द नैरेटिव और एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ पीपल इन द नैरेटिव एंड स्पीक्स थ्रू देम। तो कहते देख लें कि नैरेटिव में भी डिफरेंस है। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन ओमनीसाइंट नरेटर भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन ओमनीसाइंट नरेटर भी हो सकता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव नरेटर भी हो सकता है। ये हमने मॉडर्न जो पिछला हमारा सेमेस्टर था उसमें हमने मॉडर्न नॉवेल्स में पढ़ा भी था कि किस तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया जाता है, और वो करेक्टर जो है ना मतलब, तो हालांकि इससे पहले जो विक्टोरियन नॉवल था उसके अंदर क्या था, एक कहानी राइटर जो था ओमनीसाइंट, हमेशा हर जगह पे वो मौजूद जो है ना वो हम तक वो बातें किया करता था। ठीक होगा जी, तो यहाँ तक हमने इसको कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको शेयर करेंगे। तो इसके अलावा जो पोइटिक्स की जो फर्दर जो है ना अरिस्टोटल राइट्स थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक एंड डांस। ठीक है जी, तो अरिस्टोटल डिस्क्राइब रिदम, मेलोडी एंड लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ आर्ट ऑफ इमिटेशन। तो ये देखे ना ये मीडियम होता है। ठीक है जी, जब रिदम होगा, मेलोडी होगी, और लैंग्वेज का बड़ा मतलब जो ना एक स्पेयरिंग यूज और बड़ा क्या कहेंगे कैलकुलेटेड यूज होगा, तो उसको हम तो द ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इज द मैन, हिज वर्चूज एंड वाइसेस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स में एक इंसान को या तो बहुत सुपीरियर इंसान है, उसके वर्चूज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और उसकी जो प्री एमिनेंस है और जो उसकी ग्रैंड जो अप्रोच है उसको दिखाया जाता है कि किस तरह जब वो डिक्लाइन की सूरत में, जैसे एडिपस टैक्स है, जब उसकी आंखें निकल जाती हैं तो वो कोरस वालों से ये कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैंने इधर से अबंडन होना है और मैंने एग्जाइल पे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता दें। तो वो सब लोग कहते हैं कि जी आपने ये क्या किया है। ठीक है, ये तो प्रिडिक्शन में था ही नहीं ओरेकल ऑफ डेल्फी की कि आपने आंखें निकालनी है। वो कहते हैं नहीं, मैं कैसे अपने मदर्स और पेरेंट्स को अंडरग्राउंड जो है ना उनको फेस करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे से अनबीरेबल था, तो इसलिए प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं जो हूँ इधर से अपने सेफली यहाँ से एक्साइल कर जाऊँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सेल्फ इनिशिएटिव था, या जो सेल्फ उसका जो था ना फ्री विल थी, दैट वाज प्री एमिनेंट। तो ग्रैंड शख्स जो था, ग्रैंड ही उसके इवन के अपने डिक्लाइन के अंदर भी उसने अपनी ग्रैंडर दिखाई है। तो इस तरीके के साथ हमें पता चला कि मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऑफ पोइट्री इज डिफरेंट, मीडियम ऑफ पोइट्री डिफरेंट, उसके जो मतलब जो है मैनर्स, पर्पस। ठीक है, तो मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आर कॉमेडी, प्योर नैरेटिव एंड प्योर ड्रामा। इससे मतलब जो है ना ये एपिक पोइट्री जिसे हम कहते हैं प्योर नैरेटिव उसको ट्रेजेडी एंड एपिक हैव द सेम मेट्रिकल फॉर्म एंड आर आइडियलाइज्ड। तो एपिक और ट्रेजेडी को दोनों को इसने ये कहा है कि तकरीबन एक ही तरह का मीटर यूज होता है इसके अंदर, ये बहुत अच्छा प्लॉट लेके चलता है, तो इसलिए इसको आइडियलाइज कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद उसने ट्रेजेडी को ज़्यादा प्रेफर किया है एज कम्पेयर टू एपिक। एपिक में उसने कहा कि लॉन्ग नैरेटिव ट्रेड जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिविएशंस होती हैं, प्लॉट इतना कम्पैक्ट नहीं होता, तो मतलब ना ही उसके अंदर वो ज़्यादातर एनेग्नोराइजेस और पेरिपेशिया जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं, मतलब उसका प्लॉट इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। आयरन ज़रूर उनका यूज़ होता है, बट स्टिल जो है ना वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड चला जाता है, तो इसलिए ये जो है ना इसने जो है ना ट्रेजेडी को ज़्यादा प्रेफर किया है।
ठीक है जी। तो उसके अलावा एन एपिक may consist of more than 1 meter and there is no time limit in it। वो कहते हैं कि उसके अलावा एपिक के अंदर मीटर भी ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं और इसके अंदर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। वेयर एज द मीटर इन अ ट्रेजेडी इज फिक्स एंड देयर इज आल्सो टाइम लिमिटेशन। तो ये फ़ायदा है, ठीक है जी, कि इसके अंदर टाइम लिमिटेशन भी है कि मतलब ये देखें एक कहानी जो है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। मसलन एडिपस रेक्स जो है वो एक दिन में ख़त्म हो गई, ठीक है, वहाँ पर ही स्टार्ट हुई और वहीं पर ही एंड हो गई। मतलब एक ही जगह पे पैलेस के सामने जो है ना कहानी स्टार्ट होती है, वहाँ पर ही वो फिनिश हो जाती है। और देखा आपने कि वो कहानी जो है वो मतलब किस तरह अनरेवल हुई, बहुत सारी रिकग्निशन हुई, बहुत सारी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हुई, और उसने टाइम भी नहीं लिया, यूनिटी ऑफ टाइम भी रहा, यूनिटी ऑफ एक्शन भी रहा, यूनिटी ऑफ प्लेस भी रहा। जबकि जो एपिक होता है उसके अंदर ये तमाम यूनिटीज़ जो है ना वो वायलेट होती हैं। तो ये प्लॉट के जो है ना ये क्या कहेंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो इसलिए के साथ हमें पता चला कि मतलब जो है ना ट्रेजेडी इज़ द बेस्ट इन केस के मतलब जो है वी आर अंडर 2 मिनट्स जी। अब आप लोगों को मैं टाइम दे देता हूँ, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं जी। कौन सा स्टूडेंट जो है ना वो करेगा जी? पापा हाँ जी। पापा जी पहले पापा जी बेटा, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ सर आ रही है। जी जी। तो आप कोई लोग को क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक पोइटिक्स को पढ़ा है जी, मैंने उसको डिटेल से बयान किया, उसके अंदर जो टर्म्स थी, उसके अलावा जो इसके कंस्टिट्यूंट पार्ट्स थे, ठीक है जी, उसका फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है, मीडियम ऑफ ट्रेजेडी है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो की हैं। तो आप लोगों को क्या चीज़ जो है ना वो जो है ना इसमें आप आर्गूमेंट भी कर सकते सर हैं। फिलहाल तो पापा ये जी नीचे फिलहाल क्या है? चलिए अपनी क्या है नीचे चलिए नीचे चलें ठीक है जी, फिर मुझे ना वो भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट जो अटेंडेंस का है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है जी। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब तो